अंकन अध्याय 4 विशाल अजगर राजा से लड़ाई। भले ही छोटी लड़की छोटी थी, पर भागती बहुत तेज थी। जब उसने आरव को देखा, तो उसने जबरदस्ती अपनी दिशा बदल दी और दूसरी तरफ भाग गई। ऐसा करने से उसके और विशाल अजगर राजा के बीच का फासला कम हो गया, और अगर आरव मुड़कर भाग जाता, तो शायद बच जाता। आरव एक पल हिचकिचाया। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और हिचकिचाना बंद किया। उसने साइड में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और विशाल अजगर राजा की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो उससे 10 मीटर दूर रह गया, तो उसने पत्थर उठाया और शरीर की पूरी ताकत लगाकर अजगर राजा पर दे मारा। धम्मा! पत्थर अजगर राजा के सिर पर लगा और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखकर आरव की पलकें फड़की। इसकी डिफेंस इतनी ज्यादा मजबूत है क्या? पत्थर लगने से अजगर राजा भड़क गया और उसने लड़की का पीछा छोड़ दिया और शरीर को मरोड़कर आरव पर टूट पड़ा। अजगर राजा का शरीर बहुत बड़ा था। जहां से गुजरता, वहां तबाही मचा देता। जो भी उसके रास्ते में आता, बेरहमी से कुचल जाता और उसका रौब देखकर रूह कांप जाती। जल्दी भाग जा! आरव चिल्लाया जब उसने देखा कि छोटी लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही है। साथ ही उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और अजगर राजा की तरफ लपका। सच कहूं तो इस बड़े राक्षस के सामने आरव में जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पर वो भाग भी नहीं सकता था। अगर लड़की शुरू में अजगर राजा को उसकी तरफ खींच लाती, तो वो पक्का तुरंत भाग जाता। पर लड़की ने खुद पीछा सहना मंजूर किया, पर उसे फंसाया नहीं। ये बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल अनु जैसी। बेशक सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी उसके पास लड़ने की ताकत थी। जब उसने आरव को विशाल अजगर राजा पर हमला करते देखा, तो छोटी लड़की हाँफते हुए अपनी काली चमकदार आंखों से पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। साफ था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये श्रम शिष्य उसके लिए अजगर राजा से लड़ेगा। आरव दहाड़ा और शरीर की सारी ताकत लगाकर हाथ का पत्थर अजगर राजा के सिर पर दे मारा। धम्मा! एक भारी आवाज हुई और पत्थर चूर चूर हो गया और आरव का शरीर उड़कर जमीन पर जा गिरा। मुंह के कोने से खून पोंछते हुए आरव को अंडे से पत्थर टकराने का मतलब समझ आ गया। पहले वाला वार ऐसा लगा जैसे उसने काले लोहे पर पत्थर मारा हो। न सिर्फ पत्थर टूटा, बल्कि उसका बाजू भी झंझना गया। हिस टिल्ड। आरव का वार खाकर अजगर राजा ने जीभ लपल पाए और फिर शरीर मरोड़ा और पूंछ घुमाकर आरव पर दे मारी। सांप की पूंछ बहुत तेज थी, इतनी तेज कि आरव के पास अजगर राजा के पास पहुंचने का टाइम ही नहीं था कि पूंछ आ लगी। धम्मा! आरव को लगा जैसे कमर टूट गई हो और उसके मुंह से कराह निकली और खून का फव्वारा छूट गया। उसका शरीर अजगर राजा की पूंछ की ताकत से उड़ गया और करीब 10 मीटर दूर जाकर घास में जा गिरा और धूल का गुबार उड़ गया। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सच में उसे शुरू से ही पता था कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। डाकबीस्ट की डिफेंस इंसानों को उसी लेवल पर कुचलने के काबिल होती है, और तो और एक लेवल ऊपर वाले से भी लड़ सकते हैं। और ये डाकबीस्ट तो उससे लेवल में भी ऊपर था। तुम ठीक हो? तभी बिट्टो भागकर आरव के पास आई और उसे उठाते हुए धीरे से बोली, तू अभी तक भागी नहीं। आरव मुश्किल से खड़ा हुआ और छोटी लड़की को भागा न देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने जान लगाकर उसके भागने का मौका बनाया था, पर ये भागी ही नहीं। आरव का मन किया कि अभी किसी को मार दे। बिट्टू ने छोटा सिर हिलाया, जिससे उसकी चोटी इधर उधर झूली और सीरियस होकर बोली, तुम इतने बहादुर हो, तो बिट्टू तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेले कैसे भाग सकती है? बिट्टू तुम्हारे साथ जिएगी मरेगी। लो, ये ताकत का ताबीज चिपका लो और फिर इसे पीटो। इतना कहकर उसने फ्रॉक के सामने वाली छोटी पोटली से एक ताबीज निकाला
और सीधा आरव के कंधे पर चिपका दिया। ताबीज आरव के कंधे पर लगते ही सुनहरी रोशनी बनकर उसके शरीर में समा गया। सुनहरी रोशनी अंदर जाते ही आरव को लगा जैसे जोश आ गया हो और लगा जैसे शरीर में एनर्जी दौड़ रही हो। शरीर में आए बदलाव को ठीक से महसूस करने का टाइम नहीं था कि आरव ने साइड में पड़ी एक डाली उठाई और अजगर राजा की तरफ लपका। उसका मन कर रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, पर क्या अजगर राजा उसे मौका देगा? जब लड़की ने उसके कंधे पर ताबीज चिपकाया था, तब तक अजगर राजा उन दोनों की तरफ बढ़ चुका था। इस बार विशाल अजगर राजा सीरियस हो गया था। उसका बड़ा मुंह खुल गया और अंदर बाजू जितनी मोटी लाल जीभ दिखी। उस खूनी मुंह को देखकर जो उसके सिर से 3 गुना बड़ा था, आरव की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसे नहीं पता था कि उसमें अपने से एक रैंक ऊपर वाले विशाल अजगर राजा से लड़ने की हिम्मत कहां से आई, पर वो जानता था कि अगर वो इस समतल जमीन पर भागा, तो पक्का मरेगा। तो इससे अच्छा है पूरी जान लगा दे, क्योंकि इस तरह बचने का थोड़ा चांस तो है। हाँ, ये सोचते ही आरव की सारी हिचकिचाहट गायब हो गई और वो दहाड़ा और स्पीड बढ़ा दी और डाली हाथ में ली अजगर राजा की तरफ लपका। जब उसने आरव को अपनी तरफ आते देखा, तो अजगर राजा ने लाल जीभ लपलपाई और फिर शरीर मरोड़ा। शरीर के अगले हिस्से को सहारा बनाकर उसकी पूंछ फिर से सीटी बजाती हुई आरव की तरफ लपकी। जहां जहां पूंछ गई, जमीन का सत्यानाश हो गया और पत्ते आसमान में उड़ गए। पूंछ को अपनी तरफ आते देख आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक जमीन पर घुटनों के बल झुक गया और फिसलता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने पूंछ को चेहरे के पास से गुजरते महसूस किया, आरव गुस्से में चिल्लाया और चेहरा हैवान जैसा बना लिया। उसने अचानक बाएं हाथ से जमीन पर थाप मारी और उस ताकत से उछल गया और फिर दोनों हाथों से डाली पकड़कर अजगर राजा की मुट्ठी जितनी बड़ी दाईं आंख में घोंप दी। ये बेसिक तलवार टेक्निक का एक मूव था। भले ही हाथ में लकड़ी की डाली थी, पर कोई चारा नहीं था और इसी से काम चलाना था। इस अजगर राजा को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूंछ चूक जाएगी, तो जब उसने डाली को आंख पर आते देखा, तो उसने सिर साइड में हिला लिया और डाली से बच गया। पर फिर भी डाली उसके सिर में घुस गई। अजगर राजा का शरीर तुरंत जोर जोर से मरोड़ने लगा और साथ ही अजगर राजा की पूंछ ऊपर उठी और आरव की कमर में लिपट गई। जब उसने देखा कि उसने सच में विशाल अजगर राजा के काले छिलके चीर दिए हैं, तो आरव पहले तो हैरान हुआ, पर खुश होने का टाइम नहीं था कि कमर में कसाव महसूस हुआ। उसके बाद पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया और लगा जैसे कमर टूटने वाली हो। जब उसने देखा कि अजगर राजा ने पूंछ लपेट ली है, तो आरव के होश उड़ गए। तभी इस नाजुक घड़ी में उसके शरीर के अंदर वाला रहस्यमय छोटा भंवर आखिर कंजूसी छोड़कर सुनहरी अंदरूनी ताकत लगातार उसके नॉर्मल ऊर्जा केंद्र में भेजने लगा। शरीर में अंदरूनी ताकत आते महसूस करके आरव के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने डाली छोड़ दी और शरीर की अंदरूनी ताकत को मुट्ठियों में दौड़ाया, जिससे मुट्ठियों पर हल्की सुनहरी चमक आ गई। उसके बाद वो पागलों की तरह घूंसे अजगर राजा की पूंछ पर बरसाने लगा। आरव को हैरानी हुई, उसका हर घूंसा अजगर राजा के काले छिलकों को धंसा रहा था। वो जानता था कि ये पक्का उस ताबीज और शरीर के अंदर की हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत का कमाल है, क्योंकि वो अपनी ताकत अच्छे से जानता था और वो विशाल अजगर राजा को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं थी। जब उसने आरव की मुट्ठियों पर हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत देखी, तो बिट्टू की सफेद चेहरे पर आंखें चमक उठी और वो बुदबुदाए। सुनहरी अंदरूनी ताकत। इस छोटे श्रम वाले के पास 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत में से सुनहरी अंदरूनी ताकत है। धम्मा धम्मा धम्मा। विशाल अजगर राजा आरव के पागल घूंसों से साफ दर्द में था।
उसकी पूंछ धीरे धीरे ढीली पड़ गई और जहां आरव के घूंसे पड़े थे वहां के छिलके उड़ चुके थे और अजगर राजा का लाल मांस दिख रहा था। थोड़ी देर की खींचतान के बाद विशाल अजगर राजा नुकसान में पड़ गया, क्योंकि उसकी पूंछ आरव के घूंसों से 2 टुकड़े होने के कगार पर थी। पूंछ से आते तेज दर्द को महसूस करके विशाल अजगर राजा ने पूंछ की पकड़ ढीली की और आरव को जमीन पर गिरने दिया और फिर कुछ मीटर पीछे हटा और मुट्ठी जितनी आंखों से आरव को घूरने लगा। आंखों में खूंखार चमक थी, पर इस बार उसमें डर की झलक भी थी। तभी बिट्टू भागकर आरव के पास आई और गिरते हुए उसे सहारा दिया और फिर बोली, छोटे श्रम वाले, इसे पीटते रहो। इसने एक छोटी सी प्रोफाउंड रैंक की जड़ी बूटी के लिए बिट्टू का 2 घंटे पीछा किया। अगर बिट्टू के पास तेज चलने वाला ताबीज न होता तो बिट्टू पक्का इसके पेट में होती। ये सुनकर आरव ने सांस खींची। प्रोफाउंड रैंक की जड़ी बूटी। अब उसे समझ आया कि ये डाकबीस्ट इसका पीछा क्यों कर रहा था। जड़ी बूटियां बहुत कीमती होती थी और वो स्वर्ग, पृथ्वी, प्रोफाउंड और पीली रैंक में बटी थी। पीली रैंक की जड़ी बूटी दुनिया में 10,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा में बिकती थी। आरव के लिए 10,000 सोने के सिक्के पहले ही आसमान छूने वाली रकम थी। आखिर 1 महीने की मजदूरी से उसे कुछ दर्जन सोने के सिक्के ही मिलते थे, और प्रोफाउंड रैंक जो पीली रैंक से एक लेवल ऊपर थी, आरव सोच भी नहीं सकता था कि वो कितने सोने के सिक्कों में बिकेगी। सबसे बड़ी बात, डाकबीस्ट के लिए जड़ी बूटी की वैल्यू वैसी ही थी जैसे इंसानों के लिए हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक की। ये उनके लिए जानलेवा आकर्षण रखती थी। बिट्टू ने भौहें सिकुड़ी जब उसने देखा कि आरव कितना कमजोर लग रहा है, और फिर उसने फ्रॉक के सामने वाली छोटी पोटली में हाथ डाला। उसके बाद उसने एक हरा ताबीज और एक सफेद ताबीज निकाला और आरव के शरीर पर चिपका दिया और फिर बोली, छोटे श्रम वाले, इसे पीटते रहो। बिट्टू तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। ये सुनकर आरव के मुंह के कोने फड़के और उसने बिट्टू को घूरा। तभी उसे लगा जैसे जोश फिर से आ गया हो और एक अजीब सी एनर्जी शरीर में घुस गई। वो अजीब एनर्जी तेजी से पूरे शरीर की नसों में एक चक्कर लगाकर दौड़ी और फिर लड़ाई की सारी थकान पूरी तरह मिट गई और पूरा शरीर ताकत से भर गया। इतना ही नहीं, उसे लगा जैसे आसपास की दुनिया की एनर्जी लगातार उसके शरीर में घुस रही हो। आखिर में वो उसकी नसों में बाढ़ की तरह दौड़ने लगी। अचानक छोटा भावर तेजी से घूमने लगा और फिर सारी अंदरूनी ताकत पलक झपकते ही उसके ऊर्जा केंद्र में गायब हो गई। 2 सांस बाद भावर के अंदर से हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत की एक लकीर बाहर निकली। शरीर में आए इस बदलाव को महसूस करके आरव के दिल में खुशी दौड़ गई और फिर उसने छोटी लड़की की पोटली की तरफ देखा, दिल में हैरानी लिए। वो जानता था कि अभी उसके शरीर में जो अंदरूनी ताकत आई है वो पक्का लड़की के ताबीजों का कमाल है। पर अभी उसके पास पूछने का टाइम नहीं था, क्योंकि साइड में एक 5वें रैंक का डाकबीस्ट खड़ा था। शरीर में उफनती अंदरूनी ताकत को महसूस करते हुए आरव ने गर्दन मरोड़ी और विशाल अजगर राजा को घूरा और फिर एक खतरनाक हंसी हंसा। उसके बाद उसने दायां पैर जमीन पर पटका, जिससे उसका शरीर धमाके की तरह आगे लपका और उसका दायां घूंसा हवा को चीरता हुआ विशाल अजगर राजा के सिर पर जा पड़ा। तारांकन अध्याय 5 ताबीजों का रास्ता। हिस्टिल्ड। जब उसने देखा कि आरव फिर से उस पर हमला करने आ रहा है, तो विशाल अजगर राजा भी भड़क गया और उसका शरीर हिला और फिर से विशाल पूंछ आरव की तरफ लिपकी। पूंछ को आते देख आरव की आंखें सिकुड़ गईं, पर इस बार वो बचने वाला नहीं था। शरीर के अंदर की हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत उसके दाएं घूंसे में दौड़ी और फिर वो दहाड़ा और घूंसा पूरी ताकत से अजगर राजा की पूंछ पर दे मारा। रहस्यमय ताबीज और हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत के असर से आरव के बाजू की नसें कीड़ों की तरह उभर आईं और मुट्ठी पर हल्की सुनहरी चमक आ गई। जहां जहां घूंसा गया
हवा चीरने की तेज आवाजें गूंजी और नजारा देखकर रूह कांप जाए। धम्म, घूंसा और पूंछ टकराए, जिससे भारी आवाज हुई। आरव कुछ कदम पीछे हटा। वहीं अजगर राजा की पूंछ आरव के घूंसे की ताकत से उड़ गई। इतना ही नहीं, जहां आरव का घूंसा पूंछ पर लगा था वहां पूरी तरह धंस गया था और साफ दिख रहा था कि आरव के वार में कितनी ताकत थी। आरव खुश हो गया जब उसने देखा कि उसके इस घूंसे ने अजगर राजा की पूंछ को पीछे धकेल दिया है और उसकी आंखों में जोश चमक उठा। शरीर की अंदरूनी ताकत उफनी और वो फिर से आगे बढ़ा और फिर उसके घूंसे बारिश की तरह अजगर राजा पर बरसने लगे। जैसे उसने आरव को विशाल अजगर राजा पर हमला करके उसे पीछे हटाते देखा, तो साइड में खड़ी बिट्टू की आंखों में हैरानी की झलक आए और उसने छाती पीटते हुए धीरे से कहा, मेरा मिडग्रेड ताकत का ताबीज तो बस उसकी ताकत दोगुनी करता है, पर उसकी सुनहरी अंदरूनी ताकत के साथ मिलकर इसने उसकी ताकत कम से कम 5 गुना बढ़ा दी है। दादाजी सही कहते थे, 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत में सुनहरी अंदरूनी ताकत की मारक क्षमता सबसे खतरनाक होती है। आरव लड़ता गया और जोश बढ़ता गया। हर बार जब अजगर राजा की पूंछ उससे टकराती, तो उसकी जबरदस्त ताकत से उसके पूरे शरीर में कंपन दौड़ जाता। शुक्र था, उसे महसूस हो रहा था कि एक अजीब सी एनर्जी लगातार उसके शरीर की अंदरूनी चोटें ठीक कर रही थी, वरना वो कब का जमीन पर गिर चुका होता। धम्म, आदमी और अजगर काफी देर तक उलझे रहे। अचानक आरव ने उसकी डिफेंस में एक खाली जगह पकड़ ली और वो फुर्ती से आगे बढ़ा और एक जबरदस्त घूंसा अजगर राजा के सिर पर दे मारा। विशाल अजगर राजा चीखा और उसका शरीर जोर से कांपा। ये देखकर आरव ने अजगर राजा के सिर पर हमले तेज कर दिए और ज्यादा देर नहीं हुई कि विशाल अजगर राजा हिलना बंद हो गया। हफ, जब उसने विशाल अजगर राजा को जमीन पर गिरते देखा, तो आरव भी जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बैठकर हाँफने लगा। अभी उसे अजगर राजा की पूंछ के कई वार लगे थे और उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ, पर अब वो दर्द और थकान लहर की तरह उस पर टूट पड़े, जिससे उसमें जरा भी ताकत नहीं बची। तभी बिट्टू भागकर विशाल अजगर राजा के पास गई और जमीन पर पड़े उसके शरीर को लात मारने लगी और लात मारते हुए गालियां बकने लगी। बिट्टू का पीछा करेगा, बिट्टू का पीछा करेगा, अब मर गया ना, रुक जा, बिट्टू तुझे रिफाइन करेगी। इतना कहते हुए उसने अपनी छोटी पोटली से एक सफेद जैद की बोतल निकाली और विशाल अजगर राजा की तरफ की। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से जबरदस्त हिजाब निकला और फिर विशाल अजगर राजा का बड़ा शरीर काले बिंदु में बदलकर सफेद जैद की बोतल में समा गया। आरव ये नजारा देखकर भौंचक्का रह गया। उसने आंखें मली और ध्यान से देखा और देखा कि अजगर राजा सच में गायब हो गया था। और अगर खून का तालाब न बचा होता, तो शायद उसे लगता कि वो हवा से लड़ रहा था। सफेद जैद की बोतल रखने के बाद बिट्टू आरव के पास आए और फिर पोटली से एक हरा ताबीज निकालकर आरव पर चिपका दिया। शरीर पर लगते ही ताबीज तुरंत हरी रोशनी बनकर आरव के शरीर में समा गया। उसके बाद एक अजीब सी एनर्जी फिर से पहले की तरह उसके शरीर में तेजी से दौड़ी और ज्यादा देर नहीं हुई कि आरव की पहले वाली थकान पूरी तरह गायब हो गई। क्या तुम ताबीज मास्टर हो? आरव ने बिट्टू को देखा जो उसे ध्यान से देख रही थी और धीरे से पूछा। ये सुनकर बिट्टू के होंठों के कोने पर गर्व की झलक आ गई। बिल्कुल, मैं जीनियस हूँ, तलवार संप्रदाय की इकलौती सुपर जीनियस जो 14 साल की उम्र में ग्रेड 5 की ताबीज मास्टर है। क्या बोलते हो, मैं कमाल हूँ ना? बिट्टू की बात सुनकर आरव ने गहरी सांस ली और चेहरे पर हैरानी छुपाई नहीं। भले ही उसकी ताकत कम थी, पर उसे थोड़ी जानकारी तो थी। तो वो जानता था कि ताबीज मास्टर क्या होता है। ताबीज मास्टरों की दक्षिणी इलाके में बहुत इज्जत होती थी क्योंकि ताबीज मास्टरों की बनाई चीजों के लिए अनगिनत साधु पागल हो जाते थे। जैसे अभी वाले ताबीज पल भर में लड़ने की ताकत बढ़ा सकते थे और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ऐसा ताबीज मुसीबत में जान बचा सकता था। सिर्फ ताबीज ही नहीं, ताबीज मास्टर हथियारों या कवच पर वो अजीब ताबीज के निशान भी उकेर सकते थे। अगर किसी हथियार पर ताबीज मास्टर ने काम किया हो, तो उस हथियार की ताकत बहुत बढ़ जाती और उसकी कीमत पल भर में 10 गुना से ज्यादा हो जाती। और ताबीज और खजाने उकेरना तो बस शुरुआत थी। कहते हैं ताबीज मास्टर टेक्निक भी उकेर सकते थे।
मतलब वो हथियारों और कवच पर तरह तरह की गहरी टेक्निक उकेर सकते थे। बस साधु को अंदरूनी ताकत से उसे एक्टिवेट करना होता, फिर उकेरी हुई टेक्निक अपने आप चल पड़ती। बेशक आरव ने ऐसा खजाना कभी नहीं देखा था। ऐसा खजाना तो दूर, आरव ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही ताबीज मास्टर देखा था, और वो ये छोटी लड़की थी जो उसके सामने खड़ी थी। ताबीज मास्टरों की इज्जत की एक बहुत बड़ी वजह थी, ताबीज मास्टर बहुत ही दुर्लभ होते थे। उसे दूसरी जगहों का पता नहीं, पर कम से कम शांतिपुर की लगभग 10 लाख की आबादी में एक भी ताबीज मास्टर नहीं था। पर अब उसे एक मिल गई थी, और उसने कई कीमती ताबीज भी इस्तेमाल कर लिए थे। ये सोचकर आरव का दिल थोड़ा दुखा, क्योंकि अगर वो इन ताबीजों को बेच पाता तो कोई भी एक ताबीज उसे पूरी जिंदगी यश से जीने के लिए काफी था। तुम अभी भागे क्यों नहीं? बिट्टू ने आरव को देखा और बहुत सीरियस होकर पूछा। मतलब? आरव चौंक गया। मेरा मतलब अभी की बात है। तुम साफ कमजोर हो, तो भागे क्यों नहीं और उस छोटे सांप से लड़ने क्यों लगे? बिट्टू ने फिर पूछा, और उसका छोटा चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। अगर मैं भाग जाता तो तुम उसके पेट में होती। आरव ने मजाक किया। उस वक्त उसने भागने के बारे में सोचा था, पर इस छोटी लड़की की हरकत ने उसे हिला दिया था। तो अगर वो उस वक्त भाग जाता तो वो खुद की नजरों में गिर जाता। बिट्टू ने आरव को थोड़ी देर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, पहले बहुत लोग मेरी खुशामद करते थे, पर मैं जानती थी कि सबका कोई न कोई मतलब था, या वो दादाजी की खुशामद करना चाहते थे। पर तुम अलग हो, तुम बिट्टू की पहचान नहीं जानते, फिर भी जान पर खेलकर मुझे बचाया। चलो दोस्त बनते हैं। मैं बिट्टू हूँ, तुम आरव। आरव भी मुस्कुराया। सामने वाली छोटी लड़की उसकी छोटी बहन की उम्र की थी, और उतनी ही प्यारी थी। उसे दिल से ये अच्छी लगी थी। आरव को कुछ याद आया, और उसने पूछा, अच्छा, क्या सारे ताबीज मास्टर बहुत ताकतवर होते हैं? तो तुम फिर? ये सुनकर बिट्टू का छोटा चेहरा लाल हो गया, और वो थोड़ी शर्माई और फिर बोली, मैं भले ही मैं इंसानी स्तर के 8वें रैंक पर हूँ और मेरे पास 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत भी है, पर बिट्टू की अंदरूनी ताकत लकड़ी तत्व की है, और उसकी मारक क्षमता सबसे कमजोर है। और बिट्टू ने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की। तो बिट्टू को लड़ना आता ही नहीं। इतना कहते कहते उसका छोटा चेहरा और लाल हो गया। बिट्टू की बात सुनकर आरव पूरी तरह चौंक गया। इंसानी स्तर का 8वां रैंक, वो सिर्फ 14 साल की है। ये सोचकर आरव की खोपड़ी सुन्न हो गई। ये टैलेंट तो हद से ज्यादा खतरनाक है। पर जब उसने सुना कि बिट्टू को लड़ना नहीं आता, तो आरव का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इतना खतरनाक टैलेंट है, फिर भी लड़ना नहीं आता। जब उसने आरव का अजीब चेहरा देखा, तो बिट्टू ने उसे घूरा, और फिर बात बदलकर बोली, अच्छा, तुम्हारी 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत सुनहरी तत्व की है। हिसाब से तो तुम्हें बहुत तेजी से कल्टीवेट करना चाहिए। तुम अभी इंसानी स्तर के 4थे रैंक पर ही क्यों हो? वो आरव को चिढ़ाना चाहती थी। 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत, सुनहरी अंदरूनी ताकत। आरव अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। बिट्टू ने समझाया नहीं, और उल्टा पूछा, तुम जानते हो न कि ताबीज मास्टरों की बहुत इज्जत होती है? आरव ने सिर हिलाया और बोला, बहुत ज्यादा इज्जत? पहले मैंने सिर्फ सुना था, पर कभी देखा नहीं। मुझे नहीं लगता हमारे शांतिपुर में कभी कोई पैदा हुआ हो। ताबीज मास्टरों की इज्जत की वजह ये है कि ताबीज मास्टर बनने के लिए 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत वाले जीनियस चाहिए होते हैं, और कम से कम कुछ लाख लोगों में एक 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत वाला जीनियस पैदा होता है। चीज दुर्लभ हो तो कीमती होती है। तो ताबीज मास्टर दक्षिणी इलाके में बहुत इज्जतदार होते हैं, समझे? बिट्टू ने धीरज से समझाया। तुम कह रही हो कि मेरी अंदरूनी ताकत 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत का एक टाइप है? आरव की आंखें चमक उठी। ताबीज मास्टर की पहचान तलवार संप्रदाय के बाहरी प्रांगण शिष्य बनने से कहीं ज्यादा इज्जतदार थी। अगर वो ताबीज मास्टर बन गया, तो शांतिपुर का गवर्नर भी उसके सामने अदब से झुकेगा, ठाकुर खानदान तो दूर की बात है। बिट्टू ने सिर हिलाया और बोली, होना चाहिए। 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत में सुनहरी तत्व की अंदरूनी ताकत सुनहरे रंग की होती है, और तुम्हारी अंदरूनी ताकत सुनहरे रंग की है। तो
होनी चाहिए। तुम ताबीज मास्टर बन सकते हो। और सुनहरी अंदरूनी ताकत 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत में सबसे मजबूत होती है। बिट्टू ने सोचा भी नहीं था कि बिट्टू को एक मिल जाएगी। ये सुनकर आरव पहले खुश हुआ और फिर भौहें सिकुड़ी और शांत हो गया। सुनहरी अंदरूनी ताकत सुनहरे रंग की होती है, पर उसकी हल्के सुनहरे रंग की थी और वो छोटे भावर ने हल्के सुनहरे रंग में बदली थी। क्या मेरी अंदरूनी ताकत सच में 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत है? बिट्टू, तुमने कहा सिर्फ 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत वाले जीनियस ही ताबीज मास्टर बन सकते हैं। ऐसा क्यों? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि सिर्फ 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत ही हवा में टिक सकती है, बिट्टू ने समझाया। आम अंदरूनी ताकत शरीर से बाहर निकलते ही बिना किसी खास कल्टीवेशन टेक्निक के सहारे के पूरी तरह बिखर जाती है। वहीं 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत के साथ ऐसा नहीं होता। वो हवा में टिक सकती है और जब तक कोई उसे नष्ट न करे तो हमेशा टिकी रह सकती है। समझे? ये सुनकर आरव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने शरीर की अंदरूनी ताकत और उंगली को ब्रश बनाकर जमीन पर पड़े पत्थर पर हल्के से खरोंचा। तुरंत पत्थर पर एक सुनहरी लकीर बन गई। ये देखकर आरव खुश हो गया और फिर करता गया। ज्यादा देर नहीं हुई कि पत्थर पर सुनहरा आरव शब्द बन गया। उसके बाद वो चुपचाप थोड़ी देर इंतजार करता रहा और वो आरव शब्द थोड़ी देर बाद भी पत्थर पर टिका रहा, जिससे उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसे नहीं पता था कि उसके पास 5 तत्वों की अंदरूनी ताकत है या नहीं, पर वो पक्का था कि उसकी अंदरूनी ताकत ताबीज मास्टर बनने की शर्त पूरी करती है। जब उसने आरव का खुश चेहरा देखा तो बिट्टू एक पल हिचकिचाई, पर जब उसे वो नजारा याद आया जब आरव विशाल अजगर राजा पर टूट पड़ा था, तो उसने हिचकिचाना बंद किया और पोटली में हाथ डालकर एक स्क्रॉल निकाला और आरव को दे दिया। बोली, छोटे श्रम वाले, ये स्क्रॉल 5 तत्व ताबीज निशान टेक्निक है। ये दूसरी 5 तत्व ताबीज निशान टेक्निकों से अलग है क्योंकि इसमें मेरे दादाजी के तजुर्बे लिखे हैं। मैं तो इसे लगभग पूरा जानती हूँ। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ और तुम इसे किसी और को नहीं दे सकते, समझे? इतना कहते कहते बिट्टू का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ये सुनकर आरव का दिल भर आया और वो हिचकिचाया कि स्क्रॉल ले या नहीं। उसने बिट्टू को देखा और सीरियस होकर बोला, शुक्रिया, फिक्र मत करो, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये एक मौका था, ताबीज मास्टर बनने का मौका, और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। बिट्टू ने सिर हिलाया और फिर धीरे से बोली, दादाजी ग्रैंड किंग साम्राज्य गए हैं, तो मैं तुम्हें ताबीज शिखर नहीं ले जा सकती। जब दादाजी वापस आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारा ताबीज मास्टर बनने का टैलेंट चेक करवाऊंगी और अगर अच्छा हुआ तो बिट्टू उनसे तुम्हें चेला बनाने को कहूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा नहीं भी हुआ तब तुम बिट्टू के साथ रह सकते हो। बिट्टू भी बहुत कमाल है। उसकी बात सुनकर आरव का दिल थोड़ा भर आया। न सिर्फ बिट्टू ने उसे वो कीमती 5 तत्व ताबीज निशान टेक्निक दी थी, बल्कि वो उसे अपने दादाजी से मिलवाने की भी तैयारी कर रही थी। सामने खड़ी इस छोटी लड़की ने सच में उसे अपना दोस्त मान लिया था। छोटे श्रम वाले, तुम्हें याद रखना है कि ताबीज मास्टर बन सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि कल्टीवेशन बढ़ाना छोड़ दो। आखिर जैसे जैसे तुम्हारे शरीर की अंदरूनी ताकत गाढ़ी होगी, तुम्हारे बनाए ताबीजों का असर भी बढ़ता जाएगा और ताबीज बनाने में बहुत ज्यादा अंदरूनी ताकत खर्च होती है। अभी तुम्हारे शरीर में जितनी अंदरूनी ताकत जमा है, उससे तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ ताबीज ही बना पाओगे, समझे? बिट्टू सीरियस होकर बोली। आरव ने सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूँ, मेरा टारगेट आंतरिक प्राणगण शिष्य बनना है। भले ही ताबीज मास्टर का पेशा बहुत इज्जतदार था, उसने ताकतवर साधु बनने का इरादा कभी नहीं छोड़ा था क्योंकि ताकतवर बनकर ही वो अपनी माँ और छोटी बहन की बेहतर हिफाजत कर पाएगा। जहाँ तक ताबीज मास्टर बनने की बात है, वो अभी भी उससे थोड़ा दूर था। आंतरिक प्रांगण शिष्य, ये भी अच्छा है। बिट्टू मुस्कुराए और फिर सिर उठाकर टाइम देखा। जब उसने देखा कि काफी देर हो गई है, तो उसने एक पल सोचा और फिर अपनी छोटी पोटली से 2 सफेद जैद की बोतलें और एक ताबीज ब्रश निकाला और बोली, ये द बीस्ट का खून और थोड़ा जड़ी बूटी का रस है।
तुम पहले 5 तत्व ताबीज निशान टेक्निक के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जल्दी तुमसे खेलने आऊंगी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने आरव को छोटे हाथ हिलाए और फिर हाथ पीठ पीछे किए और उछलते कूदते घाटी के गेट की तरफ चली गई। जैसे उसने बिट्टू को घाटी के गेट पर गायब होते देखा, आरव मुस्कुराया और फिर हाथ में पकड़ा स्क्रॉल खोला। 5 तत्व ताबीज निशान टेक्निक, ताबीजों का रास्ता।